नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पेडागोजी सीरीज को, जो कि पीईबी के पुराने प्रश्नों में पूछी गई थी। तो यहाँ पर हम वर्ग 1 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे और कुछ और पेपर बचे हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज भी हम एक पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें 15 नंबर के पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एमपी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज अभी तक आपने कहीं से नहीं ली है, तो परीक्षा ऐप के द्वारा, क्योंकि परीक्षा ऐप के द्वारा सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली टेस्ट सीरीज है और अच्छी भी है, तो परीक्षा ऐप के द्वारा जो टेस्ट सीरीज है आपकी यहाँ पे देख सकते हैं 299 में मिल रही है। लेकिन आपको ये 50% ऑफ के साथ मिल जाएगी। 50% ऑफ से कितने में मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी ये 149 में। कितने में मिल जाएगी? 149 में। और ये कब तक मिलेगी? ये मिलेगी आपको लास्ट फरवरी तक। कब तक? लास्ट फरवरी तक, यानी 28 फरवरी के रात 12 बजे तक आपको ये 149 में मिलेगी। और 1 मार्च से यानी नेक्स्ट मंथ से इसका जो प्राइस है वो हो जाएगा 175, 50% डिस्काउंट के साथ। तो अगर लेना है तो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि फिर थोड़ी सी महंगी होने वाली है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक था हमारा पेडागोजी, और जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ये कर रहे थे वर्ग 1 में जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी उससे। तो ये आपकी प्योर पेडागोजी है पीबी की, जो कि वर्ग 3 में ज्यों कि त्यों आने की उम्मीद है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कैंसल्ड है क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं थे, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से, क्योंकि जो प्रश्न सही है उन्हीं में हमें टाइम लगाना है। इनमें क्यों टाइम लगाएं फालतू का, जब सही ही नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, मस्तिष्क क्षति के कारण भाषण अनियमितता के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द इस प्रकार है। मस्तिष्क जो क्षति है, किसी प्रकार की चोट वोट लगने से या मस्तिष्क में किसी प्रकार का आनुवांशिक जो रोग या समस्या होने के कारण भाषा में आपकी अनियमितता आ जाती है, मतलब भाषा में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण उसको क्या कहेंगे? आवाज़ बंद होना, अफेक्स, असंवेदन या वाग विहीनता, या फिर कहेंगे एस्टासिया, आवासिया। इसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आप जो है मस्तिष्क क्षति के कारण अनियमितता होती है उसको आपको कहना पड़ेगा। आपको अच्छे से मालूम है उसको क्या कहा जाता है? अफेजिया कहा जाता है। मस्तिष्क संबंधी अगर कोई वाक यानी बोलने में संबंधित समस्या आती है तो उसको अफेजिया कहा जाता है, यानी आवाज़ बंद होना। इसलिए कहते हैं इंग्लिश के नाम भी याद रखा करो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक युग्मनज निम्न के कारण निर्मित होता है। एक युग्मनज है जो किसके कारण निर्मित होता है? पृथक्करण के कारण, विखंडन से, संलयन से या विभाजन से। तो जो एक युग्मनज है ये बनता है किससे? संलयन से। किससे बनता है? संलयन से। किसके किसके संलयन से आपको बताना है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है एक युग्मनज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है। जो आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत है किसने दिया था? आपको बताना है किसने दिया था। उसके अनुसार व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण जो है व्यवहार में विचलन होता है, या फिर व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण व्यवहार में विचलन होता है, या पहचान, दंभ, सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण विचलन होता है, या फिर सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण विचलन होता है। तो जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। इसने मन के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन, अर्धचेतन मन। 2-3 प्रकार बताए थे, उसके अन्य नाम भी होते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अनुसार जो आपका विचलित व्यवहार है, इन सब का दोषी जो कौन होता है? व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण। कोई इच्छा दमित होती है, इसके कारण वो है जो कुंठित हो जाता है और आक्रामक व्यवहार करने लगता है। तो विचलित व्यवहार का कारण क्या है? व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण जो है वो विचलित व्यवहार करने लगता है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलेंगे, और ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में ज्यों का त्यों मिला है। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें ज्यों के त्यों मिलते हैं। यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी से भ्रमित है तो संभवतः इसका मामला है। एक पिछला वीडियो था उसमें हम सिक्कों से संबंधित बात कर रहे थे। यहाँ पे 16 को 61, और एक वीडियो में और बाज और सा पूछा गया था कि बाज और सा में अंतर नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर जो ऑप्शन थे इससे थोड़े से अलग थे, समझ लेंगे कैसे। अगर 16 को 61 लिखता है और बी और डी में भ्रमित है तो किसका मामला है? अधिगम क्षमता का, दबाव की प्रक्रिया का, मानसिक असमर्थता का, या फिर शारीरिक क्षमता का। तो जो ये प्रकार है ये है आपका
अधिगम अक्षमता का। और अगर अधिगम अक्षमता में आपके पूछा जाए तो किसका है, तो ए है किसका, डिसलेक्सिया का। किसका, डिसलेक्सिया का। कि 16 और 61 में और बी और डी में भ्रमित है, तो ये डिसलेक्सिया का लक्षण है अधिगम अक्षमता के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है। इसमें से जो है 3 मनोविश्लेषणवादी हैं और एक नहीं है, युंग, फ्रायड, एडलर। तो सभी को पता है युंग, फ्रायड और एडलर तीनों मनोविश्लेषणवादी हैं, बल्कि सोलो नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोलो। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है कि जब, एक मिनट, हाँ, प्रश्न कहता है आपका कि जब कोहलबर्ग तथा पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया, तब ऐसा पाया गया कि जब कोहलबर्ग और पियाजे के सिद्धांतों पर शोध किया गया तो पाया गया कि इसमें क्या समस्या थी। ऑप्शन आपके सामने है कि संज्ञानात्मक विकास के स्तर तथा नैतिक तर्क शक्ति के मध्य कोई संबंध नहीं, ये पाया गया कि उन्होंने बच्चों के नैतिक तर्क की क्षमताओं का अधिमूल्यांकन किया है, या फिर उन्होंने नैतिक स्थितियों में बच्चों की क्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, या फिर उन्हें बच्चों की नैतिक शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया है। तो जब कोहलबर्ग और पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति का जो निर्णय किया गया है या सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया है, तो जो कोहलबर्ग है वो नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने कोहलबर्ग से पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1932 में। कब दे दिया था, 1932 में। इसके बाद कोहलबर्ग ने दिया था। तो ये दोनों नैतिक विकास से संबंधित हैं। और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार ही कोहलबर्ग ने अपने कुछ एडिट करके नियम बनाए थे, और जिनकी आलोचना किस मनोवैज्ञानिक ने की है आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर जो पियाजे और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर जो शोध किया गया है, तब पाया गया है कि उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का जो है वो आकलन कैसा किया है, न्यून आकलन किया है। कैसा आकलन किया है, न्यून आकलन। उन्होंने इस पर आकलन कम किया है, अवस्थाओं पर ज़्यादा जोर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का निम्न उद्देश्य होता है। अध्यापक शिक्षण के लिए, किसके लिए, प्रश्न समझ लेना, अध्यापक शिक्षण के लिए, टीचर एजुकेशन, किसके लिए, अध्यापक शिक्षण के लिए क्या उद्देश्य है। शैक्षिक कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना, या अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना, या फिर कॉलेजों का पर्यवेक्षण तथा निगरानी करना, या फिर शैक्षिक कॉलेज खोलना। तो यहाँ पर अध्यापक शिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य था वो था अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना। क्या, अध्यापक शिक्षण में शोधों को प्रोत्साहित करना। इसके लिए अध्यापक शिक्षण लागू किया गया था और सूक्ष्म शिक्षण मेथड जैसी विधियों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक 9 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये कहता है कि मस्तिष्क के 2 गोलार्ध स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं। जो मस्तिष्क के 2 गोलार्ध हैं, एक आपका दायां होता है, एक आपका बायां होता है, और जो किससे जुड़े होते हैं, स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, 1-2 गोलार्ध हैं और ये इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी भी देखे होंगे बायोलॉजी पढ़ते टाइम। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, महासंयोजिका या कार्पस कैलोसम। क्या कहा जाता है, कार्पस कैलोसम। प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का भाग है, सबसे आगे वाला सेरेबेलम मस्तिष्क का भाग है। लिम्बिक सिस्टम भी आप जानते हैं कि ये भी मस्तिष्क का एक भाग है। तो जो महासंयोजिका है वो दोनों दाएं और बाएं वाले गोलार्धों को जोड़ने का कार्य करती है मस्तिष्क में। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 10 है इरेक्शन से संबंधित। और आपको एक बात बता दें, पूरे टोटल वर्ग 2 और वर्ग 1 के प्रश्न देखने के बाद मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने काउंट किए हैं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में हैं। एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन इससे कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे वर्ग 2 के पेपर एनालिसिस किए हैं और पूरे वर्ग 1 के देखे हैं। तो 20 से 30 क्वेश्चन हैं, मतलब लगभग हर एक पेपर में 1 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न इरेक्शन से पूछे गए हैं। तो इनको थोड़ा सा पढ़ लेना आप, इनकी 8 अवस्थाओं की अवस्थाएं याद रख लेना, कहाँ से कहाँ तक कौन सी अवस्था है और उसके गुण क्या हैं, बस इतना पढ़ लेना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है इरेक्शन ने इस पद को
प्रतिपादित किया है? बहुर्मुखी को, ओडिपस कॉम्प्लेक्स को, पहचान का संकट को, या फिर स्वकार्यान्वित भविष्यवाणी को? तो एरिक एरिक्सन ने किसको प्रतिपादित किया है आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, थोड़ी सा आपको टाइम दे रहे हैं, बताइए क्या होगा जल्दी से। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहचान और संकट। क्या हो जाएगा? पहचान और संकट। क्या होगा? पहचान और संकट। और इसकी कोई उम्र बताएगा कि इस जो अवस्था की उम्र है वो कितनी है? तो पहचान और संकट की जो उम्र है, इसको अन्य नाम भी जानते हैं अपन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और ये आपकी होती है 12 से 20 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 20 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ये प्रश्न एक बार और पूछा गया था, पिछले वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, मतलब NCERT की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई है? तो NCERT की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मास्लो के पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यकता सिद्धांत में निम्नतम क्रम है। जो मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत है, पिरामिड में जो उन्होंने बताई थी 5 प्रकार की आवश्यकताएं, उसमें जो निम्नतम क्रम है वो किसका है? सुरक्षा की आवश्यकताओं का, सम्मान की आवश्यकताओं का, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताओं का, या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का? तो जो मास्लो की आवश्यकताएं हैं, उन्होंने सबसे पहले बताई थी कौन सी आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता। दूसरे नंबर पर उन्होंने कौन सी अवस्था बताई थी? दूसरे नंबर पर बताई थी उन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरे नंबर पर क्या बताई थी? समाज की आवश्यकता। चौथे नंबर पर कौन सी बताई थी? सम्मान की आवश्यकता। और 5वें नंबर पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मास्लो का एक वीडियो भी बनाया है इन आवश्यकताओं से संबंधित, ट्रिक से याद हो जाएंगे तो आप उसको देख लीजिए, चैनल पर डला हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बात कर रहा है कि मास्लो के पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत का निम्नतम क्रम है। जो निम्नतम क्रम है, सुरक्षा तो दूसरे नंबर का है, सम्मान तीसरे नंबर का है, आत्म वास्तविकरण या आत्मबोध ये तो 5वें नंबर का है, सबसे ऊपर है। लेकिन जो सबसे नीचे है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। जो सबसे नीचे का क्रम है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, या जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, सबसे पहले हैं। कौन सी? रोटी कपड़ा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ गए हैं BS ब्लूम के। ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पक्ष है? ब्लूम के अनुसार, ब्लूम ने 3 पक्ष दिए थे, सभी को पता है कौन कौन से? भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमारे पास भावात्मक है। और अगर पूछ ले कि जो भावात्मक पक्ष है वो वास्तविक में किसने दिया था, तो ये प्रतिपादित किया था किसने? मसीहा और क्रथवाल ने। किसने? मसीहा और क्रथवाल ने। कब प्रतिपादित किया था? तो 1964 में। कब? 1964 में। और ब्लूम का है पहला पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक को ब्लूम ने प्रतिपादित किया था। और कब प्रतिपादित किया था? कब प्रतिपादित किया था आपको बताना है, 1956 में। और अगला है आपका, पहला है संज्ञानात्मक 56 में, दूसरा है भावात्मक 64 में मसीहा और क्रथवाल ने, और आपका तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, उसको प्रतिपादित किया था सिम्पसन ने, और वो प्रतिपादित किया था 1969 में। कौन सा? 1969 में। कौन सा पक्ष? क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर जो ब्लूम का पक्ष है वो है भावात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें, जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए? नियमित रूप से दंडित किया जाए तो सीखेंगे, सही रूप से अनुशासित किया जाए तो सीखेंगे, ठीक से निर्देशित किया जाए तो सीखेंगे, या नियमित रूप से प्रशंसित किया जाए तो सीखेंगे। तो यहाँ पर दंडित किया जाए, ये ऑप्शन काट देते हैं। अब आप बताइए 3 में से कौन सा सही होगा? तो जिन लोगों ने जो आंसर दिया है वो दिया है अगर ठीक से निर्देशित किया जाए तो उनका बिल्कुल सही है, बाकी लोग गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सही ढंग से अनुशासित नहीं कर सकते हैं बच्चों को, बच्चों पर अनुशासन नहीं करना है। उनके समक्ष जो माहौल है वो प्रजातांत्रिक माहौल आपको बना के रखना है, और आपको रेगुलर उनकी प्रशंसा नहीं करनी है, कोई इससे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं तो ही वो ठीक से निर्देशित होकर अपनी आप विषय को जो है बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो याद रखना, प्रॉपर गाइडेंस देना है उनको, ना कि डिसिप्लिन में रखना है, ना ही प्रशंसा करना है, ना ही
पनिशमेंट देनी है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा के सामने की ओर मुँह करते हुए, कौन सी श्रेणी है जो कक्षा के सामने की ओर शिक्षक की तरफ मुँह करते हुए पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है। जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, प्रश्न को समझिएगा, तो परंपरागत रूप से चली आ रही है कि परंपरागत रूप से मतलब कि आश्रमों में जो ऋषि मुनि बैठते थे वो अपने छात्रों को अपने सामने मुख करके बिठाते थे। तो इस शिक्षण में जो है, नए आधुनिक शिक्षण में कौन सी ऐसी विधि है जो इस विधि को अभी भी फॉलो कर रही है, यानी कि परंपरागत और औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है। मतलब विद्यालय में बैठाती है औपचारिक रूप से, और परंपरागत तो है ही है क्योंकि शिक्षक के सामने मुंह करके बैठना है। तो ये समूह चर्चा है, प्रत्यक्ष निर्देश है, अप्रत्यक्ष निर्देश या फिर छात्र केंद्रित है। तो यहाँ पर जो है वो होगी आपकी प्रत्यक्ष, यानी आमने सामने बैठना, या प्रत्यक्ष निर्देश जो है आपकी कौन सी होगी, शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में है। कौन सा? प्रत्यक्ष निर्देश। कौन सा? प्रत्यक्ष निर्देश। तो ये थे कुछ 15 प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न कैंसिल था, और हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कुछ 14 प्रश्न। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा, अभी शुरू में वीडियो को बता दिया है, APN 50, और लेना है तो 28 फरवरी से पहले ले लीजिए, क्योंकि 1 मार्च से एक टेस्ट थोड़े से महंगे होने वाले हैं। अभी आपको मिल रहे हैं 149 में, फिर मिलेंगे आपको 175 में। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।